करियर डिस्कशन के हिसाब से हम आज के डिस्कशन को, आज की बात को लेंगे। ठीक है, देखो, करियर लाइफ नहीं है, लाइफ बड़ी चीज है। करियर लाइफ के लिए है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। अभी आप लोगों ने हार्ड टाइम, एक टफ टाइम भी देखा है अपने आसपास, अपने घर में, अपने पड़ोस में या रिश्तेदारी में, अपनी जानकारी में। कहीं ना कहीं आपने देखा है कि बहुत टफ टाइम रहा पिछले 2 महीने, और खासकर अप्रैल का एंड और मई का बिगिनिंग बड़ा खतरनाक रहा है। तो ये चीजें भी हमारे करियर चॉइस को अफेक्ट करेंगी। इतना इजी नहीं होगा सबको देख देख कर अपना करियर डिजाइन करना, और सिर्फ एक चार्मिंग, जो चीजें चार्मिंग लग रही हैं वो वास्तव में आपको हेल्प करेंगी या नहीं करेंगी, ये सब चीजें इतना इजी नहीं है। ठीक है, कुछ भी आपको चूज करना है तो लाइफ आपकी जो है वो ब्यूटीफुल रहनी चाहिए। एक तो लाइफ की ब्यूटी खत्म नहीं होनी चाहिए। लाइफ में आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सकें ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और आप अपनी हॉबीज हॉबीज को किल नहीं करेंगे। आपकी हॉबीज सिंगिंग हो सकती है, जो कि आप करियर नहीं बनाना चाहते लेकिन आप एज ए हॉबी उसको रखना चाहते हैं। आपकी हॉबी स्विमिंग हो सकती है, आपकी हॉबी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना हो सकती है, डांस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, गेम्स हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है। वो हॉबीज किल नहीं होनी चाहिए। पॉसिबल ऐसा कुछ लेके रखना है आपको। ठीक है, और साथ में अपने अपने गॉड की प्रेयर का टाइम, प्रेयर एंड थैंक्स टू गॉड, ये आप कभी भी मिस ना करें। ऐसा कुछ करियर हो कि इन चीजों से आपकी दूरी ना बने। अगर करियर तो बहुत अच्छा बन गया, बताने में तो आप बहुत अच्छी कंपनी के मैनेजर भी बन गए और बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, हॉबीज तो भाड़ में गई। ठीक है ना, और भगवान की पूजा बस आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चलो हम मन मन में कर रहे हैं तो ये भी एक पूजा हो गई। एक स्पेशल पर्टिकुलर टाइम आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वहां पर लाइफ आपकी स्पॉइल रहती है। लाइफ की जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी करियर चॉइस होनी चाहिए, इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब ये सब कुछ भी मिले और अच्छा खासा मनी भी मिले, यानी कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी हाई फाई हो जाए, और हम इन चीजों का भी ध्यान रख लें, तो उसके लिए देखो, सब कुछ चाहिए तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए हार्डवर्क के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, और स्मार्ट वर्क। स्मार्टनेस के बिना तो कुछ भी नहीं है, स्मार्ट तो आपको होना ही पड़ेगा। हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क, इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको लेके चलेगा। हार्डवर्क ये है कि जो टारगेट मिला है वो टारगेट आपको अचीव करना ही है। उस टारगेट के छोटे छोटे टुकड़े बना लिए कि डेली उसके ऊपर कितनी लेबर करनी है, ताकि वो रिवीजन भी हो सके उसका। ठीक है ना, बच्चे अपने अपने नाम से ही ज्वाइन करेंगे बेटा, अपने ओरिजिनल नाम से। ये जो परविंदर कौर नाम से बच्चा आया बेटा, तो उस टारगेट को अपने डेली रूटीन में रखकर कि आज मुझे कितनी मेहनत करनी है, आज मुझे कितना चैप्टर, कितना लेक्चर कवर करना है। ठीक है, तो वो हार्डवर्क होगा जो आप अपने डिसिप्लिन से लेके चलेंगे, डिसिप्लिन से लेके चलेंगे। ठीक है, डिसिप्लिन मतलब कि 100% अचीव करना होता है रोज के टारगेट को। वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि डिसिप्लिन में रहना, अपने टाइम टेबल को मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है,
क्योंकि वो शेड्यूल थोड़ा सा रिजिड हो जाता है, ठीक है ना। तो उस रिजिडिटी में भी रहना है अपने। अगर आप डेली मेडिटेशन, योगा और थोड़ा सा एक्सरसाइज हल्की फुल्की करते रहें तो इस टारगेट को अचीव करना मुश्किल नहीं है। हार्ड वर्क साथ में लेके चलना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क ये होता है कि हमें क्या पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है, और व्हाट व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं स्मार्टनेस दिखाने के लिए। कई कई बार क्या होता है कि हमको जैसे कुछ बच्चे सीए की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सपोज सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, और मैं एग्जांपल दे रहा हूं अकाउंट्स का, ठीक है। अकाउंट्स में वो बहुत बड़ी बड़ी फाउंडेशन में अकाउंट्स में 2 किताबें ले आए प्राइवेट ऑथर्स की, ठीक है, कि हम तो ये भी पढ़ेंगे, हम तो आईसीआई का स्टडी मैट भी पढ़ेंगे, ठीक है, और प्लस हम पास्ट ईयर पेपर्स भी करेंगे। तो बेटा इतना सारा काम आप एक सब्जेक्ट में करोगे जिसके लिए टाइम की भी लिमिट है आपके पास, जिसमें टाइम की भी लिमिट होती है आपके पास पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये स्मार्टनेस ना हुई, ये गधों वाली मेहनत हुई। तभी तो लोग कहते हैं कि भाई इतना सारा काम, सीए सीए करोगे तो आपको 20-20 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 16-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो वो लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि स्मार्टनेस की कमी होती है, तो हार्डवर्क आपका इंक्रीज हो जाता है। स्मार्टनेस साथ में होगी तो हार्डवर्क इतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। हार्डवर्क रहता है लेकिन इतना नहीं रहता जो असंभव सा लगे, जो इम्पॉसिबल सा लगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर बताया जाता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। इतना सारा नहीं पढ़ना पड़ता, 100 की बजाय आपको 20 पढ़ना पड़ता है। वो 20 को 4 बार पढ़ना पड़ता है, तो वो 80 हो गया, ठीक है ना। वो 20 क्वेश्चंस को 4 बार रिपीट करके 80 हो गया। आपके एग्जाम में 95% मार्क्स आ गए, दैट्स इनफ। और हार्डवर्क करने के बाद आपके एग्जाम में 45 मार्क्स आ रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ। हार्डवर्क ऐसा नहीं है कि गधों वाली मेहनत करनी है, आपको स्मार्टली चलना है। सिर्फ हार्डवर्क से कुछ नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या स्टडी करना है। आपको एसएससी की, बैंकिंग की तैयारी करनी है, आपको आईएएस की तैयारी करनी है, आपको गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको एमबीए का एंट्रेंस क्रैक करना है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि क्या सिलेबस है, वो मुझे कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है ना। सिलेबस के इर्द गिर्द ही चलना चाहिए। बहुत ज्यादा हार्डवर्क तब शुरू होता है जब आपको पता चल जाए कि क्या करना है, उसके रिपीटेशन में हार्डवर्क होता है। एक बार को काम खत्म करने में टाइम इतना नहीं लगता, लेकिन कई लोग इतना सारा कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं कि वो एक बार ही पूरा नहीं होता, रिवाइज क्या करेंगे। तो वो चीज होती है। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूं। एक शहर में एक राजा था, ठीक है। तो राजा ने अपने गांव के मजदूरों को, गांव के लोगों को बोला उनकी स्मार्टनेस चेक करने के लिए कि ये मेरी जमीन पड़ी है, बहुत सारी जमीन है, कई सौ एकड़ जमीन है, ये मैं आपको दे दूंगा, लेकिन शर्त ये होगी कि यहां से जहां तक आप जाओगे वहां तक की जमीन आपकी, लेकिन शर्त ये होगी कि वहां से लौटकर आपको वापस आना होगा। जहां तक जाओगे और वहां से लौटकर यहां तक वापस आ गए तो वो जमीन सारी आपकी हो गई, ठीक है। तो ये रशियन स्टोरी है जो मैंने बहुत छोटे बचपन में पढ़ी थी। तो लोग लालच के चक्कर में आगे जाते गए, ये इतनी जमीन ले लूं, इतनी जमीन ले लूं, इतनी जमीन ले लूं, लेकिन शाम को 5 बजे तक उनको वापस आना था। 4 उनको वहीं बच गए और 4 घंटे लग गए। अब वो 1 घंटे में तो वापस आने थे रहे, तो वो यहीं पे आके क्रैश हो गए, कोई यहीं आके क्रैश हो गए, कोई यहाँ के क्रैश हो गए, कोई जाते हुए क्रैश हो गए, और अधिकतर लोगों को जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं मिल पाया। क्योंकि अगर आप बहुत सारा कंटेंट, ये मैं स्टडी में ले आता हूं, अगर आप बहुत सारा कंटेंट पढ़ोगे बेटा किसी भी टॉपिक के लिए जिसकी नीड नहीं है, अलग अलग ऑथर्स की बुक्स ले आए, अलग अलग ऑथर्स का मटेरियल ले आए, और आप सारा कुछ पढ़ेंगे, और अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, रिवाइज का मतलब क्या हो गया, यहां से वापस आपको यहां तक भी आना है, इतना नहीं कर पाएंगे एग्जाम से पहले, तो ये सारा जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कंटेंट आपको डिसीजन लेना पड़ता है, चाहे आप कुछ भी पढ़ो, कंटेंट का डिसीजन आपका पक्का होना चाहिए, कहां से क्या लेना है, और उसी कंटेंट को बार बार पढ़ना होता है, 2-3 बार आपको रिवाइज करना होता है, फिर आप सॉलिड कंडीशन में आ जाते हो। बहुत सारा नहीं पढ़ना होता, लिमिटेड पढ़ना होता है, ठीक है।
चलो ये बात हो गई। तो लाइफ के लिए करियर बनेगा, करियर लाइफ नहीं, लाइफ के लिए करियर बनेगा। तो उस लाइफ को आप भूलना नहीं कि आप जिस चीज के लिए करियर बना रहे हो उस चीज को ध्यान में रख के ही करियर चॉइस करना। करियर चॉइस करने के लिए, फ्यूचर चॉइस करने के लिए आपके पास जो मेन रूट्स हैं, जो मेन आपके रूट्स हैं वो हैं बिजनेस। कुछ लोग बिजनेस करना पसंद करेंगे, कुछ लोग जॉब में जाना पसंद करेंगे। जॉब दो तरह की होंगी, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। प्राइवेट में इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज। और तीसरा होता है प्रोफेशन। ठीक है, मैं आपको थ्योरी पढ़ाने नहीं चला हूं, लेकिन कुछ चीजें याद कराने चला हूं जिन चीजों की आपको आज जरूरत है। कि खाली ख्वाहिश होने से कुछ नहीं होता, आपको ग्राउंड पर रहना पड़ता है, आपको उसकी रियलिटी जाननी पड़ती है। बिजनेस, बिजनेस के लिए आपको मालूम है कोई भी बिजनेस करो यू नीड इन्वेस्टमेंट, और जनरली इन्वेस्टमेंट आपकी हाई होती है। पैसा लगाने के बाद अगर वो बिजनेस है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्वमेंट जबरदस्त होता है। और प्रीवियस टाइम्स में आप अगर जो भी रिसेंट टाइम गया है इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसमैन से, अलग अलग बिजनेसमैन से आप बात करोगे जिनका अलग अलग ट्रेड था, तो आपको ऐसा मिलेगा कि लगभग 20-30% बिजनेसमैन ऐसे रहे जिनका गुड्स एंड हो गया, वो बिका नहीं और उनको सस्ता करके या घाटे में वो गुड्स बेचना पड़ गया। यही रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, कोई और बिजनेस के जितने साइकिल्स होते हैं, एनवायरनमेंट के जितने साइकिल्स होते हैं, अब ये वायरस का जो साइकिल शुरू हो गया चलना, इन साइकिल को ध्यान में रखते हुए किस चीज में इन्वेस्ट करें, क्या कितना रिस्क होगा नहीं होगा, सब कुछ टोटल अनसर्टेन है। बिजनेसमैन 1-1.5 महीने तक घर बैठा है, लॉस में है, परेशान है, क्योंकि वो मेहनत करना चाहता है लेकिन उसके पास कोई जरिया नहीं कि वो क्या करे। दुकान बंद है, कुछ लोग चोरी छुपे काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कितना है उसकी कोई लिमिट नहीं है। इट कैन गो टू 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख और क्रोर्स, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस करना ही चाहते हैं, और बिजनेस सारे ऐसे नहीं होते कि जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, बिजनेस के अलग अलग आइडियाज होते हैं, जैसे आजकल स्टार्टअप आइडियाज चले हुए हैं, तो उनके लिए आपको एक तो नॉलेज लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो फैमिली का ट्रेडिशनल बिजनेस है उसी से काम चलेगा, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, और बिजनेस न्यूज आपको अच्छे से अपडेट करनी पड़ेंगी डेली रूटीन में। ठीक है, और बिजनेस के आइडियाज आपको सर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद आप, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अपनी एजुकेशन बनानी पड़ेगी। इन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी, अगर 12th के बाद आप बीकॉम करते हो, 12th के बाद आप क्या करते हो, बीकॉम करते हो, बीकॉम ऑनर्स करते हो, बीबीए करते हो या एलएलबी करते हो, कुछ लोग डायरेक्टली एमबीए भी करते हैं, उसे इंटीग्रेटेड एमबीए बोला जाता है। तो ये सब कोर्सेज बिजनेस में हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि मैं सीए करूं और हो सकता है उसके बाद हम बिजनेस करें, तो कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है, लेकिन कम से कम 5 to 6 years आपको बिजनेस को भूलना पड़ेगा, बिल्कुल भूलना पड़ेगा, तब जाके आप सीए की तरफ ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, मैं अभी बिजनेस की ही बात कर रहा हूं, मैंने प्रोफेशन की कोई बात अभी नहीं करी है। बात आ रही है जॉब्स की। मैं गवर्नमेंट जॉब की बात पहले कर रहा हूं।
यस राशि। राशि आपकी आवाज नहीं आई। गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स में क्लर्क से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक की जॉब्स, ठीक है। आप क्लर्क की जॉब में जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें अगर क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, ऑफिस अटेंडेंट, ऐसी जॉब्स के लिए 12th के बाद ही आप एग्जाम दे सकते हैं। एसएससी में एचएससी लेवल का एग्जाम आता है, जो हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होता है, उसको भी क्रैक करके आप क्लरिकल लेवल की जॉब पा सकते हैं। लेकिन क्लर्क से लेके और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये एसएससी आप मान के चलो, एसएससी आपको इसमें हेल्प करेगा क्लर्क की जॉब में, ठीक है ना। और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जो मैक्सिमम लेवल हो गया वो आपका आईएएस हो गया, टीसीएस हो गया, आईआरएस हो गया, ठीक है ना, और फॉरेस्ट सर्विस हो गया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो गया। तो ये सब लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए आप आईएएस और पीसीएस के और यूपीएससी के थ्रू जो एग्जाम्स होते हैं उनको आप क्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये सब एग्जाम्स आफ्टर आफ्टर ग्रेजुएशन होते हैं, ठीक है ना। और अब क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में भीड़ लगी है, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की भीड़ लगी है, जिनमें मेन मेन का मैं डिस्कशन आपके सामने करूंगा। बैंक पीओ, बैंक प्रोविजनरी ऑफिसर, ठीक है। और अलग अलग ऑफिस में ऑफिसर्स की जॉब होती है, वो ये सब, ये बैंक का एग्जाम तो बैंक वाले लेते हैं, अलग से बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड बना हुआ है वो लेता है। ऑफिसर्स की जॉब के लिए बेसिकली एसएससी ही आगे आता है, जो जो आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन ही ये वाले फॉर्म हम भर सकते हैं। लेकिन प्रिपरेशन हम ग्रेजुएशन के साथ साथ इनकी कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी डिपार्टमेंट, आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, आपका एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो गया, आपका टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया, है ना, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट हो गया, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट, ठीक है ना। और मतलब एंड सो मेनी, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आपको जॉब चाहिए तो उनके डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के फॉर्म निकलते रहते हैं एसएससी के थ्रू या डायरेक्ट, अलग अलग एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, और उनका एग्जाम आप दे सकते हैं। मोस्टली एग्जाम आपके ग्रेजुएशन के बाद है। इनके लिए मोस्ट सुटेबल आपकी जो डिग्री है वो बीकॉम ही है, और ऐसी ली जाए बीकॉम ऐसी जगह पे की जाए जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो। पहली बात तो चाहे यूनिवर्सिटी कोई भी हो, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही आपको ट्राई करना चाहिए कि आप बीकॉम या कोई भी कोर्स करें। अब आपकी जो सीसीएस यूनिवर्सिटी है मेरठ की, ये भी गवर्नमेंट है। आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये भी गवर्नमेंट है। आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है। और दून यूनिवर्सिटी है, ये सेमी गवर्नमेंट है, तो इसको गवर्नमेंट ही मान के चलो, क्योंकि इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसी डीमेरिट्स नहीं है। देहरादून के अंदर दून यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको नहीं पता होगा। देहरादून साइड में एक और यूनिवर्सिटी है, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंडिंग करती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी वैल्यू बहुत है, ठीक। तो जैसे आपको सुटेबिलिटी लगे रहने की, आप अगर सीसीएस यूनिवर्सिटी से अपने शहर में रह के भी काम चला रहे हैं और डिग्री कर रहे हैं तो कोई कमी नहीं है इसके अंदर। साथ साथ आपको जो टारगेट है वो बड़ा टारगेट है कि आपको किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है ना। किस चीज की तैयारी कैसे होगी, वो क्या होगी, पहले आपका एक टारगेट बन जाए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और कहां से करना चाहिए, कि आपके पैसे भी ज्यादा खर्च ना हो, टाइम भी वेस्ट ना हो, घर बैठे काम हो जाए तो और ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि घर से बाहर निकलना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है, खतरा ही खतरा है।
आप करियर तो बहुत अच्छा बनाने चले हो, लेकिन घर से बाहर चले गए, बीमारी घर पे आ जाती है, अरे बड़ी टेंशन की बात है बेटा। थोड़ा ध्यान दो। अब तो सब कुछ ग्लोबल हो गया, आपके मोबाइल पर और आपके लैपटॉप पर पूरी दुनिया आपके सामने आ चुकी है। थोड़ा स्मार्टली चलना है तो आपको घर बैठे ही सब कुछ करना है। घर बैठे ही सब कुछ करना है, ये सोच के बैठो। ज्यादा ग्लोबल होने की और ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये टाइम जल्दी से अवॉइड होने वाला नहीं है। ठीक है ना। ये करी मैंने गवर्नमेंट जॉब की बात। अब मैं बात करता हूँ प्राइवेट जॉब्स की। बहुत छोटी सी बात करूंगा। थिंक अबाउट इट व्हेन नो अदर ऑप्शन इज देयर फॉर सर्वाइवल। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, सर्वाइवल के लिए, आपके जीने के लिए, अगर आपके पास काम करने का कोई ऑप्शन नहीं है और पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तब आप इस ऑप्शन की तरफ सोचेंगे। ये मेरा मानना है। आप चाहे कुछ भी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके मौसी के लड़के, आपके फूफा जी, आपके भैया जी, आपके कजन ब्रदर, आपके चाचा कहीं ना कहीं कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में है, मल्टीनेशनल कंपनी में है, कोई रिलायंस में है, कोई टाटा में है, कोई बड़े बड़े बैंकों में है, बैंक ऑफ अमेरिका में है। उनकी सैलरी 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 10 लाख है महीने की, कोई परवाह नहीं है। ठीक है ना। आपको लगता है कि दे आर लिविंग ए लेविश लाइफ, तो यू आर रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। मैंने बहुत सारे लोगों को पर्सनली वॉच किया है, पर्सनली प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं सुनी सुनी बातें नहीं करता हूँ, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ आपसे। दे आर नॉट लिविंग लेविश लाइफ, आई थिंक दे आर नॉट लिविंग लाइफ इवन। वो तो जी ही नहीं रहे हैं, वो तो टाइम काट रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। बच्चे सोते छोड़ जाते हैं, सुबह जल्दी निकलना होता है, मियाँ बीवी दोनों जॉब पे होते हैं, अक्सर ऐसा होता है प्राइवेट जॉब में। और जॉब में जाते हैं, जब आते हैं तो बच्चे सोते मिलते हैं, क्योंकि उनको बच्चों को आया पालती है। अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम में भी उनको टाइम नहीं है, इतना काम कंपनी उनसे ले रही है। ऐसी प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं, वो कुछ बंदे ऐसे अपॉइंट करती हैं जो सिर्फ ये काम करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा काम कैसे दिया जाए कि वर्क फ्रॉम होम में भी वो खाली ना बैठे। आप उनकी सोच देख लीजिए बेटा। ठीक है। आपसे वो मैक्सिमम काम लेंगी, और आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे, आप जैसे जैसे ओल्ड होंगे, जैसे जैसे आप, मैं क्या बोलूं, कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो उसकी वैल्यू कंपनी में आपकी रहेगी, प्राइवेट कंपनी में। लेकिन दे नीड वर्क, आपको काम करते रहना पड़ेगा। आपकी रॉयल्टी, आपका नाम, आपका एक्सपर्टीज इतना काम नहीं करता उन कंपनियों में, जितना काम आपका हार्डवर्क करता है। उनको तो काम चाहिए। आप पुराने हो गए, आप ओल्ड हो गए, आपकी एफिशिएंसी डाउन हो गई, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी सैलरी कम हो जाएगी, आपको कंपनी से निकाला भी जा सकता है। आपके ओल्ड होने का या आपके लॉयल होने का प्राइवेट जॉब को, प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस इज 95%। मैं 5% कंपनियों की, ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करता कि इसका क्या मूड करता है क्या नहीं करता, लेकिन मैंने 95% देखा है, ऐसा ही होता है। ठीक है। तो इसके बारे में आपको सबसे बाद में सोचना चाहिए। हालांकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोग प्राइवेट ही हैं। ठीक है ना। फिर भी ये ऑप्शन आपका लास्ट होना चाहिए। ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। बात आती है प्रोफेशन की। ठीक है। जो कि मेरा फेवरेट ऑक्यूपेशन है। प्रोफेशन के लिए आपको क्या चाहिए? फॉर प्रोफेशन, पहले बता दूं कि प्रोफेशन में क्या क्या चीज इंक्लूड है। प्रैक्टिसिंग सीएस, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि वो प्रोफेशन के अंदर है। ठीक है। प्रैक्टिसिंग सीएस, कंपनी सेक्रेटरी जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं,
प्रैक्टिसिंग CMAs, ठीक है। ट्यूटर्स, यस समर्पित बोलो। ट्यूटर्स, ये ट्यूशन और ट्यूटर्स नाम बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन अगर एक बड़ी अप्रोच से इस प्रोफेशन को संभाला जाए, बड़ी अप्रोच से, छोटी सोच आपको जो आसपास दिखाई देगी वो बहुत छोटी सोच है, बड़ी अप्रोच से लेके चलोगे तो ये प्रोफेशन सारे प्रोफेशन को पीछे छोड़ गया। कैरियर लॉन्चर, आपने नाम सुना होगा, कैरियर लॉन्चर, आकाश, ठीक है ना, इस तरह के बिग ब्रांड, 100-150 ब्रांड होंगे। बायजूस, बायजूस नाम सुना है, अन अकेडमी नाम सुना है, ठीक है ना, वेदांतु, तो इस तरह के आपको बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे ट्यूटर्स के, कोचिंग के, जिनकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। आप उनकी बैलेंस शीट चेक करें, उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनके रिजल्ट्स, उनके प्रमोशन का तरीका, ये लोग प्रमोशन में ही इतना खर्च कर देते हैं कि आप दूसरे प्रोफेशन में इतना अर्न ही नहीं कर पाते जितना ये अपने प्रमोशन में खर्च कर देते हैं। तो कितना कमाते होंगे। इनके सामने एक विजन होता है, एक बड़े विजन के साथ ये लोग काम करते हैं, एक टीम बना के काम करते हैं, ठीक है। तो ट्यूटर कोई छोटा मोटा प्रोफेशन नहीं है, इट्स ए बिग प्रोफेशन, ठीक है ना। जब कोई चूज करेगा अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके चूज करेगा, एक टीम वर्क किसी के अंदर होगा तो उसके हिसाब से वो बात करेगा। हिमांशु नाम का कोई स्टूडेंट था हमारे पास। इंद्रा था, अब पता नहीं उसने नाम तो पूरा लिखा है तो मैंने एडमिट नहीं किया, ठीक है। एक बहुत बर्निंग प्रोफेशन इन दिनों स्टार्ट हुआ, योगा इंस्ट्रक्टर। इन दिनों नहीं, काफी टाइम से चल रहा है, योगा इंस्ट्रक्शन देने वाले, योगा इंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसके लिए बहुत टफ पढ़ाई नहीं चाहिए, BSc इन योगा साइंस, हरिद्वार पतंजलि से बहुत इजीली पास प्लेस है, आप आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका हमारे शहर में भी है कॉलेज, जानसर रोड पर KG सरवाला कॉलेज है, मैं नाम भूल गया, SVM योगा कॉलेज, ठीक है ना, वहां से भी आप कर सकते हैं। BSc योगा साइंस करो और योगा में पूरा इंटरेस्ट लो, प्रैक्टिकली सारे योगा सीखो और करो भी, अपनी पर्सनैलिटी को आप बनाओ योगा इंस्ट्रक्टर के प्रोफेशन के लायक। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आप प्रोफेशन में आ जाओगे, दूसरा आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दोगे, अपनी हेल्थ को बिल्कुल फिट कर दोगे, और कमाई की कमाई और हेल्थ की हेल्थ। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है अगर कोई बच्चा इस प्रोफेशन में जाए, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, नंबर 1, ठीक है ना। तो ये प्रोफेशन में आते हैं, ये ना जॉब है ना बिजनेस है। क्योंकि प्रोफेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, प्रोफेशन के लिए आपको चाहिए होता है एक क्वालिफिकेशन, यानी कि एक डिग्री, ठीक है जी, साफ सी बात है, प्लस उसके लिए स्किल, उसके लिए स्किल, उसके लिए स्किल, ठीक है ना। अब क्वालिफिकेशन और स्किल आपके अंदर आ गया तो आप प्रोफेशन में सेट हो जाएंगे। लेकिन खाली प्रोफेशन नहीं, आपको पर्टिकुलर बताना होगा कि कौन से प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, कौन सा प्रोफेशन आपकी हॉबी का पार्ट है, और कौन सा प्रोफेशन आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। विल पावर चाहिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। आप लॉयर, लॉयर, लॉ की प्रैक्टिस करना, मोस्टली यहाँ पर जो लॉयर्स हैं वो एक तो क्राइम में प्रैक्टिस करते हैं, एक वो टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी गाइडेंस में भी वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। वैसे बहुत सारा थर्स्ट एरियाज का कॉपीराइट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड सो मेनी एरियाज ऑफ लॉयर्स डूइंग प्रैक्टिस। और LLB डिग्री लेने के बाद इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है,
आप किस फील्ड में जाते हैं, अपना होरिजन, अपना माइंड का होरिजन आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं, लॉयर बन के प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन सा थर्स्ट एरिया है जिसके आपके प्रैक्टिसिंग लॉयर्स कम हैं, बेसिकली उसी एरिया में जाते हैं लोग, जाना चाहिए। ठीक है ना, बाकी अपनी चॉइस है, जैसी डिमांड होगी वैसे चलता है। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है जिम। हेल्थ कॉन्शियस दुनिया पूरी हो चुकी है, तो जिम्नेरियम यानी कि जिम जो लोग खोलते हैं, और अगर आप फुल्ली ट्रेंड हैं, अपना भी ध्यान रखते हैं, अपनी बॉडी बना के चलते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो ही आप आगे जिम की ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए खुद को भी। एक जो मैं काम आज कर रहा हूं, ये काम प्रोफेशनल तरीके से भी हो सकता है। करियर काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग इट्स ए बिग प्रोफेशन, बहुत बड़ा प्रोफेशन है। जिसको नॉलेज है, जिसको इंटरेस्ट है, जिसको बोलने में इंटरेस्ट है, और बोलने का स्किल भी है उसके अंदर, और विद नॉलेज, विद प्रैक्टिकल अप्रोच, तो वो करियर काउंसलिंग वाली फील्ड में, करियर काउंसलिंग वाली फील्ड में आ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आर्किटेक्ट्स बड़ा प्रोफेशन है, आर्किटेक्ट्स आ सकते हैं, और लोगों को जो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं, लोगों को म्यूचुअल फंड जो सेल करते हैं, तो ये सब भी प्रोफेशन के अंदर आते हैं। इनके अंदर स्किल और क्वालिफिकेशन, नॉलेज, ट्रेनिंग, ये सब चीजें चाहिए। प्रोफेशनलिस्ट बनना है तो सबसे पहली चीज है क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट भी होना जरूरी है ना, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इंटरेस्ट होगा तो आप उसकी नॉलेज भी गैदर करोगे। नॉलेज आदमी तभी तो लेता है जब उसका रुचि होती है, कि न्यूज़पेपर में आप सीधा वो वही पन्ना खोलता है जिसमें उसको इंटरेस्ट होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, है ना, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो क्राइम का हो। स्किल, उसके लिए ट्रेनिंग, स्किल प्लस ट्रेनिंग उसको लेनी पड़ती है। ठीक है, ये चीजें आपको चाहिए अगर आपको मेरे फेवरेट ऑक्यूपेशन में आना है, दैट इज प्रोफेशन। आई थिंक बच्चे सोच रहे होंगे कि इसकी हम स्क्रीनशॉट ले लें, तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम्म, ठीक है, अब यहां तक के लिए आपके मन में कोई क्वेरीज, कोई बात हो, या किसी पर्टिकुलर चीज की डिटेल चाहिए, तो वो मुझसे ले सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, हैंड रेस करके, नहीं तो मैं अपनी तरफ से कुछ बताऊंगा फिर। प्रोफेशन में एक डांस को मैं इंक्लूड करना भूल गया शायद, हाँ, डांस टीचर बहुत अच्छा प्रोफेशन है। डांस, जुम्बा। हम्म, तो डांस हो गया, जुम्बा हो गया, एरोबिक्स हो गया, तो ये सब भी अलग अलग प्रोफेशन का पार्ट है, एंड दे आर सक्सेसफुली रनिंग, बीइंग रन बाय मैनी प्रोफेशनल्स, जो अपने प्रोफेशन के अंदर इन चीजों को रखता है, इन चीजों को रखता है बेटा। ठीक, वो सक्सेसफुल प्रोफेशनलिस्ट है। और प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर स्किल ओरिएंटेड ऑक्यूपेशन है, जिसके अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, रिस्क जीरो है। यानी मैं बोलूं कि इन्वेस्टमेंट तो वेरी लो, बहुत कम पैसा चाहिए, चाहिए जरूर, रिस्क वेरी वेरी लो, रिस्क इसमें होता ही नहीं है अगर आपके पास ये सब चीजें हैं, प्लस साथ में हार्डवर्क करना चाहते हो, ऑनेस्ट हो, तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता अपने अपने प्रोफेशन के अंदर। ठीक है ना, तो ये किसी पे डिपेंडेंस भी नहीं है, किसी जॉब पे, किसी नौकरी पे, किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं, बिल्कुल नहीं।
किसी भी प्रोफेशन में आप लोग आ सकते हो। इनके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन हो सकते हैं, एंड डे बाय डे प्रोफेशन आर बर्निंग और इंक्रीजिंग। लोग नई नई चीजें ला रहे हैं, ठीक है ना। अभी नई तो नहीं, लेकिन बहुत पुरानी हो चुकी है, पर यहाँ पर अभी इतनी फेमस नहीं है। इवेंट इवेंट को मैनेज करना, वेडिंग प्लानर, यहाँ पर डिमांड है। और लोगों को, जैसे कॉलेजेस को सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार ऑर्गेनाइज करने होते हैं, तो उनको भी प्रोफेशनल बंदे चाहिए होते हैं। तो इवेंट मैनेजर उसके अंदर चलते हैं। और इवेंट मैनेजर भी अलग तरह के होते हैं कि हम तो खाली मैरिज करवाते हैं, हम तो खाली एजुकेशनल प्रोग्राम करवाते हैं, हम तो खाली छोटी पार्टी कराते हैं, इस तरीके से। तो ये सब चीजें प्रोफेशन करने की होती है। एक बहुत फेमस चीज है और बड़े शहरों में तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, हब। हब, ये हब क्या होता है? अगर आपने लिख दिया कोचिंग हब, तो इसका मतलब ये होगा कि जो पेरेंट्स हैं वो आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे कि भाई हमें हमारे बच्चे को इस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए, घर आके पढ़ाना है, या बच्चा घर आएगा, या बैच में पढ़ना है, या अलग पढ़ना है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग वो ट्यूटर से बात करेगा। उसके पास ट्यूटर्स और पेरेंट्स रजिस्टर्ड होंगे। वो ट्यूटर से बात करेगा और ट्यूटर से फीस पूछ के, टाइम पूछ के, डिटेल पूछ के आपको प्रोवाइड कर देगा। इन बिटवीन उसका जो अपना कमीशन होगा वो कमीशन ले लेगा, आपसे भी लेगा और ट्यूटर से भी लेगा। ये हब का भी काम करते हैं। कुछ हब ऐसे होते हैं जो होम होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कैसी सर्विस? आजकल आपने देखा होगा कि अगर आपका फैन भी खराब हो जाए, आपका एसी खराब हो जाए, तो मैकेनिक को बुलाते रहो, बुलाते रहो, बुलाते रहो। बड़ी उनको मिन्नतें करनी पड़ती हैं, बड़ा उनको कंपेल करना पड़ता है, बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। और फिर वो जो कहते हैं आपको मानना भी पड़ता है कि हाँ इसमें यही खराब होगा जी, कोई बात नहीं, 400 का ये आएगा जी, 200 रुपये मेरे हो गए, 600 रुपये दे दो मुझे, है ना। मान के आप चल देते हैं। लेकिन आपको पता है कि आपके पास प्लम्बर, आपके पास मैकेनिक, आपके पास जितने भी टाइप के मिस्त्री हैं, ये बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है और नखरों में अवेलेबल है। सीसीटीवी हम लगवा लेते हैं, लेकिन उसके आपको मेंटेनेंस के लिए बंदे नहीं मिल पाते, बार बार कॉल करनी पड़ती है। तो वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी हब आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। कहीं के पर मैकेनिक खाली बैठे हैं, उनको बंदे नहीं मिल रहे, और हम बंदे खाली बैठे हैं, मैकेनिक नहीं मिल रहा, तो वो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको खत्म करने के लिए हब, ये हब नाम का प्रोफेशन भी बहुत हेल्प करता है। इसके अंदर आपको क्या होना पड़ता है? सोशल। बहुत ज्यादा स्किल और क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर आपको कोई बीकॉम करो, बीबीए करो, आपकी मर्जी, कुछ भी करो, ठीक है ना। नॉलेज चाहिए और सोशल चाहिए। बोलने का स्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए और ईमानदार होने चाहिए, काम चल जाएगा। ये भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है। अब क्योंकि बात आ रही है कि एक तो लोग एलएलबी की तरफ इंटरेस्ट लेंगे बहुत सारे, एक सीए की तरफ इंटरेस्ट लेंगे, और एक सीएस की तरफ इंटरेस्ट लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा डिस्कशन इन तीनों की तरफ। और जो लोग इन तीनों में से किसी भी प्रोफेशन को ना तो फर्स्ट में ना सेकंड में लेके चल रहे हैं, वो एक बार हैंड रेस करो, उनसे पूछता हूं। अगर उनमें कुछ डिस्कशन करने वाली चीज होगी तो उनको भी मैं डिस्कस करूंगा बेटा, ठीक है ना। किसी का इन तीन के अलावा कोई और ही है ना, फर्स्ट में ना सेकंड में, कोई चॉइस नहीं है, तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। मैं उनके ही प्रोफेशन को डिस्कस कर सकता हूं, उनकी चॉइस वाले को। आस्था, बोलो बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं सोच रहा आगे लेक्चरशिप वगैरह के लिए ट्राई करने का। हाँ, ये मैं कैसे भूल गया। इसके लिए भी मैं पूरा गाइड करूंगा आपको। ओके सर। हाँ भव्या। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर सीएमए के लिए सोच रही हूँ मैं। CMA, बिल्कुल ठीक। हाँ जी सर। ठीक है। शिवानी, सर आवाज गायब होगी सर की, जो सर से जो धीरे धीरे। शिवानी, आवाज नहीं आ रही है, कहाँ गई? अच्छा हाँ, बोलो। सर नमस्ते। नमस्ते। सर बैंक पीओ के लिए सोच रही सर।
हाँ, बैंक पीओ एक नॉर्मल डिसीजन है जिसकी तैयारी 12वीं के बाद से हो सकती है। उसके लिए आप मेरे से इंडिविजुअली पूछ भी लेना, मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा से। उसके लिए ओके बहुत सर, ज्यादा, चलो मैं थोड़ा सा तो बता ही दूंगा इसके बारे में। बैंक पीओ, एसएससी, रेलवे, इन सब के लिए एक ही पैटर्न की गाइडेंस चल जाएगी। साहिल। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। सर वो सीएफए के बारे में बता देते हैं वो। CFA, चलो इसके बारे में। LLB के बारे में बात करते हैं। LLB वैसे तो आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बैचलर ऑफ लॉ डिग्री है और आप कहीं से भी LLB करें। LLB के जो प्रोफेशन निकलेंगे, एक तो निकलता है लीगल एडवाइजर। एक आप बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जिसके बाद आप एज ए लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस एज लॉयर, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस आप कोर्ट में केबिन बना के कर सकते हैं, अपने घर से ऑफिस बना के कर सकते हैं, वो तो आपकी अपनी मर्जी है। और उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अब लॉ कहाँ से कर सकते हैं ये मेन बात आई है। जितने भी यहाँ पर प्राइवेट और अदर कॉलेजेस हैं, प्राइवेट एंड अदर कॉलेजेस, नॉट रिक्वायरिंग क्लैट, जिनको क्लैट वगैरह किसी एग्जाम की नीड नहीं है, वहां से भी आप कर सकते हो। वहां पर क्या होगा कि लॉ की डिग्री मिल जाएगी, लेकिन आपने लॉ कहाँ से करी उसका भी फायदा लेना है। एक रिमार्केबल प्लेस से करनी है, एक रेपुटेशन वाले कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से करनी है, तो फिर आपको क्लैट का एग्जाम क्रैक करना होगा, जिसकी एक प्रॉपर कोचिंग है, प्रॉपर लेबर मेहनत करनी होगी उसके ऊपर। और उसके बाद आप जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं वहां से लॉ कर सकते हैं। तो वहां से लॉ करने का थोड़ा बेनिफिट तो आपको रहता ही है, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर हैं, वहाँ की ट्रेनिंग पूरी फॉर्मल होती है। तो वहां से लॉ करके आप एक वेल क्वालिफाइड लॉयर बन के बाहर निकलोगे, जिसका फायदा नो डाउट आपको होगा ही होगा, और करियर के और ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अब बात आ रही है CFA। ये होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जिसका एग्जाम बेसिकली आप ग्रेजुएट के बाद दे सकते हैं। और इसमें भी आपकी लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, और लेवल्स, उन लेवल्स को क्रैक करके मल्टीपल चॉइस एग्जाम होते हैं। इनकी अपनी बुक्स होती है, उन्हीं को पढ़ना पड़ता है। फीस कंपैरेटिवली सी और CS से ज्यादा होती है, और एक अच्छा कोर्स है, फाइनेंस की फील्ड का कोर्स है, ठीक है ना। पर अभी मैंने इंडिया में ये नहीं देखा कि CFA करने के बाद कोई प्रोफेशन या प्रोफेशनलिस्ट बनाओ। इसको करने के बाद बेसिकली लोग जॉब की ट्राई ही करते हैं, और अच्छी जॉब लगती है, नो डाउट, मल्टीनेशनल कंपनी में लगती है, और बहुत अच्छी और बहुत हाई लेवल की जॉब्स लगती हैं, नो डाउट। कोई मतलब बहुत अच्छा प्रोफेशन है, फाइनेंस फील्ड के लिए स्पेशलिस्ट प्रोफेशन है, और टॉप मोस्ट डिग्री में से एक आती है CFA। बात आ रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, जो इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस एज ए प्रोफेशन है। हाँ साहिल। सर जैसे अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है हम्म, तो सर सीएफए बढ़िया रहेगा या एमबीए इन फाइनेंस बढ़िया रहेगा? दोनों ठीक है। MBA अगर आपको IIMS में कहीं से मिल जाता है तो बढ़िया है, लेकिन MBA करने के बाद लोग CFA करते हैं। आप ये देखो ना, तो CFA तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर ही होगा, है ना। इसके साथ साथ आप दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी में एक कोर्स आता है मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल, उसकी भी लेवल यही का यही है, CFA वाला ही है। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस MA वहां से है, और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस से है। मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल, ये भी इसी फील्ड का कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। पार्थी, एक मिनट, हाथ किसने उठाया? समर्पित, बोलो बेटा। सर नमस्ते। नमस्ते। सर इन्वेस्टमेंट बैंकर, इस टर्म को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। देखो, मतलब
इनकी ब्रांचेस बनेंगी, पोर्टफोलियो मैनेजर हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया। बेसिकली क्या है कि एक कंपनी को, एक बिजनेस को कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट करेगा, वो सब चीजें हैं। और इन्वेस्टमेंट बैंकर आज की डेट में एक बहुत बर्निंग क्वालिफिकेशन है जो फाइनेंस के बंदों को लुभा रही है। ठीक है, और इसके लिए भी मैं स्पेशल सेशन इसका लगा दूंगा और स्पेशलिस्ट का एक पॉडकास्ट भी करवा सकता हूँ इसके ऊपर, और आपको मैं इसका एक रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मुझे आप बस व्हाट्सएप डाल देना, बीच बीच में याद दिलाते रहना। इसका मैं जल्दी से इसकी स्पेशलिस्ट से ही इसकी एक इंटरव्यू करवा के और आपको भेजूंगा इसकी वीडियो, पूरी गाइडेंस। ओके सर। और बैंक पीओ के लिए भी मेरे पास स्पेशलिस्ट बंदा है जो इसके बारे में बता सकता है। और सीए के लिए मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ। 12th के बाद इसमें सीए फाउंडेशन होता है, सबको पता ही है। फाउंडेशन में 4 मेजर सब्जेक्ट हैं, जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनके अंदर इंक्लूड है। 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। अब आपको सबको पता ही है कि ये ऑनलाइन ही चलेगा। ऑफलाइन अगर कोई ले रहा है तो वो बहुत ज्यादा रिस्क में हो रही काम, ठीक है ना। और मैं सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन में अगर आप हैबिचुअल हो जाते हैं पढ़ने के, या ऑनलाइन में आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं और आपकी टेक्नोलॉजी, आपका वाईफाई कनेक्शन और आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ऑनलाइन इज फार बेटर देन ऑफलाइन। अपने अपनी चॉइस है, पर ये तो मैंने खुद कहा आपको, मैं जस्टिफाई भी बाद में कर दूंगा इसको जब कोई चाहेगा तो। और जब ऑनलाइन ही लेनी है तो पूरा इंडिया आपके सामने आ गया। फिर खाली मुजफ्फरनगर या कोई मेरठ या सहारनपुर या अंबाला आपके सामने नहीं है, आपके सामने पूरा इंडिया आ गया। अब आप इंडिया के बेस्ट टीचर चुनेंगे फिर, ठीक है ना। बाकी अपनी चॉइस होगी। जैसे मान लो कि आपने मैथ्स पढ़ी है ए सर से, ठीक है ना, 11th में और 12th में। अब उनकी ट्यूनिंग आपसे बहुत अच्छी बनी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो फाउंडेशन पढ़ाते तो आप इन्हीं के पास जाओगे और बेनिफिट भी आपको उन्हीं के पास रहेगा, ठीक है ना। लेकिन कोई बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में न्यूट्रल है, कि कोई ट्यूनिंग नहीं बनी है किसी सब्जेक्ट में, तो ही और शी कैन चूज द बेस्ट टीचर फ्रॉम ऑल इंडिया लेवल, ठीक है ना, जिसमें मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ ऑन डिमांड, ठीक है ना, कि आपको अगर चाहिए होगी मदद तो। फाउंडेशन के बाद इसमें आता है सीए इंटर, और इंटर में और फाइनल में नो ऑफलाइन। मैं आपको पहले बता दूं कि ऑफलाइन अवेलेबल भी नहीं है, जो है वहां पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, ये मेरी गारंटी रहेगी। नो ऑफलाइन, तो जब सारा ऑनलाइन ही चलेगा, ठीक। और इंटर में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ठीक है। और ऐसे ही फाइनल होता है। फाइनल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2, 4 सब्जेक्ट इनमें होते हैं, ठीक है। जैसे आपने खाली ग्रुप 1 दिया तो 100 नंबर के 4 पेपर होंगे, आपको एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 लाने होंगे, लेकिन एग्रीगेट आपका 200 होना जरूरी है। तो 40-40 चारों में आ गए तो एग्रीगेट पे 160 बैठेगा, लेकिन एग्रीगेट 200 होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 40 से ऊपर होने चाहिए या 40 नंबर होने चाहिए, तो आपका ग्रुप क्लियर माना जाएगा। अगर सब में आपके बढ़िया नंबर है लेकिन एक सब्जेक्ट में आपके 39 रह गए, तो ये ग्रुप आपका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, किसी एक सब्जेक्ट में आपके 60 या इससे ऊपर आ गए, अब अगली बार जब आप ग्रुप 1 दोबारा दोगे, ठीक है ना, तो जिसमें 60 या इससे ऊपर आए वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो पेपर आप चाहो तो ना दो, उसकी एग्जामिशन आप ले सकते हो, ठीक है। ठीक, ये ग्रुप 2 में भी यही होगा। लेकिन एक फायदा है कि जो बच्चे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों इकट्ठा देंगे, इंटर की बात कर रहा हूं मैं, जिनको G1 और ग्रुप 2 दोनों कंबाइंड देना है, जिनको कंबाइंड देने की इच्छा है, तो उनको एक एडवांटेज है। अब उनके हो गए 8 पेपर, ठीक है। सब में 40-40 चाहिए मिनिमम, कह रहा हूं, ठीक है, मिनिमम 40 चाहिए। और एग्रीगेट कितना चाहिए, एग्रीगेट चाहिए 400, ठीक।
अब हो सकता है कि फर्स्ट ग्रुप में आपके 40 तो सब में है और नंबर आए 160, जबकि अगर खाली फर्स्ट ग्रुप देते हो तो 160 पे क्लियर नहीं है, लेकिन बोथ देते हो और फर्स्ट ग्रुप में 160 है, लेकिन सेकेंड ग्रुप में आपके 240 आ गए, 5 सब में हो, वहां पे 60 आ गए, या कुछ कैसे भी करके 40 से ऊपर है लेकिन एग्रीगेट 240 है, दोनों मिला के कितने हो गए 400। तो आपके दोनों ग्रुप क्लियर माने जाएंगे। ये बोथ ग्रुप का फायदा है, एक ग्रुप के मार्क्स दूसरे ग्रुप के मार्क्स को कवर कर देते हैं, बशर्ते कि 40 से ऊपर होने जरूरी है सब। तो बोथ ग्रुप देने का ये फायदा होता है। यही चीज फाइनल में भी होती है। इन बिटवीन ट्रेनिंग का क्या मोड है, जब कभी किसी बच्चे को डिटेल चाहिए होगी तो इसकी एक अलग से क्लास लगाऊंगा सीए के लिए, आगे क्या करें कैसे करें, फुल गाइडेंस आपको इसमें मैं खुद दे सकता हूँ, उसमें मुझे किसी की नीड की जरूरत, मतलब किसी की नीड नहीं है, ठीक है ना। और सेम सीएस के अंदर कंपनी सेक्रेटरी, सीएस बहुत बर्निंग प्रोफेशन है, क्योंकि सीएस वालों ने अपने कोर्स को बिल्कुल चेंज किया। जो कोर्स चेंज होके आया वो बिल्कुल ग्लोबल लेवल का है। ऐसा कोर्स कवर करने के बाद ग्लोबली आपकी डिमांड बनती है। और अगर मैं जॉब की बात करूं, कंपनी में जॉब की बात करूं, एक सीए ने और एक सीएस ने, दोनों ने कंपनी में जॉब करी सेम टाइम में, ठीक है। चाहे सैलरी कम या ज्यादा किसी की हो, एक अलग बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी सीएस की सीए से ऊपर होती है कि सीएस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक एज ए मेंबर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि सीएस जो होता है वो कंपनी के लीगल मैटर्स को देखता है, कंपनी के लीगल मैटर्स, और सारे मैटर्स लीगल होते हैं कंपनी के। कंपनी एक दूसरे में मर्ज हो रही है, कंपनी एमालगामेट हो रही है, ठीक है ना, और सेबी का मसला हो गया, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, शेयर होल्डर से राड़ हो गई है, शेयर होल्डर से कोई पंगा है, तो सारे मैटर्स सीएस ही हैंडल करता है, कंपनी सेक्रेटरी हैंडल करता है। ये बहुत बड़े मैटर हैं, जितने बड़े मैटर सीए हैंडल करता है ये उनसे ज्यादा बड़े मैटर हैं। सीएस की जो पोजीशन होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपनी के अंदर सीए के मुकाबले, अगर मैं जॉब की बात करूं, मैं अर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अर्निंग भी बहुत अच्छी है सीएस की, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और सीएस में एंट्री आसान है, क्योंकि इनको 12th के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम के रूप में सीएस फाउंडेशन नहीं देना पड़ता, अब नया एग्जाम आ गया इनके लिए सीएस ईईटी। वो छोटा सा एग्जाम है, इसमें भी 4 सब्जेक्ट हैं और टोटल एमसीक्यू बेस है। अभी पिछले जितने पेपर हुए हैं फिलहाल मैंने देखे हैं, वो उन्होंने बच्चों के मोबाइल पे एग्जाम एट होम ही ले लिया और रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा, और बहुत इजी इनकी क्लासेस रहती हैं। क्लासेस कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, कैसे लेनी है, उसकी गाइडेंस के लिए मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है ना। मुझसे कभी भी आप व्हाट्सएप पे गाइडेंस लेना चाहें तो ले सकते हैं, एक बढ़िया गाइडेंस ही मिलेगी आपको। सीएमए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। पहले ये कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट था, CWA, बाद में इसका नाम जो W था वो उल्टा करके इन्होंने MA कर दिया, ठीक है। तो CMA, ये नहीं बोला कि उसको उल्टा कर दिया, मतलब नाम चेंज कर दिया इंस्टीट्यूट का भी और कोर्स का भी। कोर्स वही का वही है, बेसिकली कॉस्ट को मैनेज करने का काम इनका होता है। जो बिग प्रोसेस वाली कंपनी होती है, जिनके यहाँ प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है, उनको हर प्रोसेस पे लागत काउंट करनी पड़ती है कि इस प्रोसेस में मेरा कितना खर्चा आ रहा है, इस प्रोसेस में कितना खर्चा आ रहा है, और प्रोडक्ट बनने के बाद इतने रुपए का तैयार हो गया, तो मेरे को अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना है और क्वालिटी को कम नहीं करना है, तो वहां पर आपकी हेल्प करता है सीएमए। हालांकि सीएमए जीएसटी की प्रैक्टिस के लिए भी अप्रूव हो गया है, और सीए के बहुत सारे काम वो सीएमए को मिल गए, क्योंकि ये बहुत सारी पढ़ाई सीए वाले ही करते हैं। तो ये भी बहुत फ्रूटफुल डिग्री है। बस फर्क इतना है कि सीए और सीएस, ठीक है ना, एक लेवल तक कंपनियों के लिए, एक लेवल से ऊपर की कंपनियों के लिए रखना कंपलसरी होता है। सीएमए के लिए भी कंपल्सन वाली कोई बात नहीं आई, इसलिए इनके लिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल अभी मेरे हिसाब से नहीं है एज कंपेयर टू सीए एंड सीएस, ठीक है ना। लेकिन एक कोर्स का लेवल सीए और सीएस के बराबर है, कम नहीं है। पढ़ाई भी उतनी ही डिफिकल्ट है जितनी सीए की है, ठीक है ना, लेकिन बहुत अच्छा कोर्स है, करना चाहेंगे तो सक्सेसफुल ही रहेंगे लाइफ में, ठीक। अब बात आती है सबसे लास्ट में लेक्चरर और टीचर के प्रोफेशन की।
ट्वेल्थ के बाद सिंपली आप बीकॉम या बीए इकोनॉमिक्स या जो भी आपकी पसंद का सब्जेक्ट हो उससे ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बट आई प्रेफर कि आप, क्योंकि आपने ट्वेल्थ कॉमर्स से अगर करी है तो आपको बीकॉम ही करनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा यूनिवर्सल और सबसे ज्यादा काम की डिग्री है। ठीक है, बीकॉम के बाद ट्रेडिशनली जो ऑप्शन आपके निकल के आते हैं वो बीएड निकल के आता है, फिलहाल स्कूल टीचिंग के लिए। मैं पहले स्कूल टीचिंग की बात करता हूँ, फिर आपसे कॉलेज टीचिंग की बात करूंगा। ठीक है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बीकॉम प्लस बीएड या बीए प्लस बीएड इकट्ठा 4 साल की डिग्री भी अवेलेबल है कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर। अगर आपको टीचिंग में जाना फिक्स है तो डायरेक्टली आपको यही डिग्री चूज करनी चाहिए। सर्च करके देखेंगे तो आसपास कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो डिग्री प्रोवाइड करती हैं और इसमें आपको जाना चाहिए। ठीक है, बीएड हो जाएगी, बीएड के बाद आप मास्टर डिग्री भी करें, एमकॉम करें। ठीक, और बीएड के बाद आप एमएड भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन। अब उसके बाद आप टीचिंग की जितनी भी जॉब्स होती हैं उन सबके लिए एलिजिबल हो। और हालांकि उसके लिए टीईटी के एग्जाम देने पड़ते हैं, ठीक है ना, और सीटेट के भी एग्जाम होते हैं। ये टीचिंग की जॉब के लिए अब कंपलसरी एग्जाम्स हो गए जो गवर्नमेंट ने एंट्रेंस दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आप स्कूल टीचर अपने अपने स्टेमिना के हिसाब से और अपने अपने ट्राई के हिसाब से बन सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली आई विश कि आप गवर्नमेंट स्कूल के किसी टीचर में जाएं और पूरी ईमानदारी से पढ़ाएं वहां पर, और जल्द अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा वर्क है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेफ जॉब रहेगी। और अगर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया का जो एजुकेशन लेवल है वो सुधरेगा यंग जनरेशन जब इसमें आएगी। क्योंकि मैं भी देखता हूँ अपने आंखों के सामने तो बड़ा बुरा हाल है फिलहाल, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता फिलहाल। ठीक है ना, बात आ रही है कॉलेज टीचर्स की। ट्वेल्थ के बाद बीकॉम करेंगे या बीकॉम ऑनर्स करेंगे, ध्यान रखना यूनिवर्सिटी शुड बी गवर्नमेंट, प्रेफरेबली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही आपकी होनी चाहिए। ठीक है, बीकॉम के बाद आप एमकॉम करेंगे। ठीक है, और एमकॉम के साथ साथ जो आज का सीन है फिलहाल, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेट का एग्जाम है। अब कॉमर्स की बात चलिए तो नेट कॉमर्स की बात करूंगा, उसकी प्रिपरेशन आप बीकॉम के बाद स्टार्ट कर सकते हैं एमकॉम के साथ साथ। ठीक है, एमकॉम के साथ जो आज का सीन है वो बता रहा हूँ, इन फ्यूचर चेंज होगा, एक अलग बात होगा, पता नहीं। जैसे ही आप एमकॉम क्लियर करेंगे या क्लियर करने वाले होंगे तो आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब ये नेट का एग्जाम क्या होता है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, और इस पेपर को 2 मोड में दिया जाता है। मतलब पेपर तो वही है, आपकी जो चॉइस होती है वो 2 मोड की होती है। एक तो कॉलेज लेक्चरशिप प्लस जूनियर रिसर्च फेलो, और एक होता है सिर्फ लेक्चरशिप। आप कहोगे जब एक ही एग्जाम है तो हम तो दोनों बेनिफिट लेंगे। हाँ, दोनों बेनिफिट लेंगे, लेकिन ये अप टू एज 28 ईयर्स तक है। 28 साल की एज तक अगर आपने क्लियर कर लिया और टॉप 15% में आ गए, मतलब आपका एग्जाम इतना अच्छा गया कि नेट एग्जाम क्लियर हुआ जितने बच्चों का, उनमें आज का सीन है कि टॉप 15% वाले जो बच्चे हैं उनको ये जेआरएफ में ले लेते हैं। यानी कि वो अब जेआरएफ भी, जेआरएफ का मतलब क्या है कि वो रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम भी करेंगे, प्लस गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्टाइपेंड मिलेगा जो 28-30 हजार रुपये महीने के आसपास है। उसमें मैं अपडेट नहीं हूँ, शायद 35 है या 30 है, जितना भी है इतना है जो पर मंथ आपको मिलेगा ड्यूरिंग योर पीएचडी। आप पीएचडी करेंगे और साथ साथ गवर्नमेंट से स्टाइपेंड लेंगे, इतना। ठीक है ना,
और लेक्चरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। जब भी कोई लेक्चरशिप की जॉब निकलेगी तो आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे, आप उसके एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो नेट से पीएचडी का ये लेवल है। इसमें आपको बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज आपको मिल सकती हैं। आईआईटी, आपने चाहे एमकॉम कहीं से भी किया हो, लेकिन आपने अगर जेआरएफ क्लियर किया है और सीट्स अगर आईआईटी में भी खाली है तो आईआईटी वाले भी आपको अपने यहाँ ले सकते हैं पीएचडी के लिए। ठीक है, 28 साल से बड़ी एज हो गई या आप टॉप 15% में नहीं आए तो नेट लेक्चरशिप ओनली वाला ऑप्शन आपको क्लियर है, उसमें बस जेआरएफ नहीं मिलेगा, बाकी आप एलिजिबल हैं। जितनी भी जॉब्स निकलती हैं लेक्चरशिप के लिए, कॉलेज लेक्चरशिप के लिए, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद आप कहीं ना कहीं से पीएचडी जरूर करेंगे, साथ साथ रिसर्च में रहेंगे। प्लस इनमें एक बात का ध्यान करना होगा, दोनों में एक बात का ध्यान करना होगा, आपकी जो रुचि है वो रिसर्च की तरफ होनी चाहिए। और रिसर्च पेपर्स, ठीक है ना, रिसर्च पेपर लिखने की आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। कैसे लिखते हैं, क्या होता है, लोग जो आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं, आपके रिसर्च पेपर पब्लिश कैसे होते हैं बड़े बड़े जर्नल में, तो वो पब्लिशिंग, पीएचडी एंड परस्यूइंग, रिसर्च ओरिएंटेशन और सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, ये बड़े इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, सारे मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के हैं और इनमें आपकी पूरी रुचि होनी चाहिए, पूरा आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए अगर आपको कॉलेज लेक्चरशिप की तरफ जाना है। ठीक है ना, डिटेल तो फिर जब किसी एक प्रोफेशन पे हम घुसेंगे तो डिस्कस करके डिटेल भी आपको इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, या कुछ नोट करना हो जो आपने नोट ना किया तो मुझे बता दो, और कुछ डिस्कस करना हो तो आप हैंड रेज करके डिस्कस कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं आज इन्हीं बातों की तरफ ध्यान दूंगा, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको काउंसलिंग चाहिए तो मुझे आप जरूर बताना, मैं फिर उस टॉपिक पे या तो खुद बोलूंगा या मैं किसी और एक्सपर्ट को लेके आऊंगा। चीजों को डिस्कस करना हो तो हैंड रेज करें, कुछ स्क्रीनशॉट लेना हो तो मुझे बताओ, मैं ऊपर नीचे कर दूं स्क्रीन को, और ये वीडियो आपको मिल जाएगी, पूरी की पूरी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग हो गई है, मर्ज करके मैं इसको डाल दूंगा यूट्यूब पे और आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, और कुछ खास नहीं पूछना है तो आप क्लास को लीव कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो हैंड रेज करेंगे बेटा। क्वेश्चन आया कि सीए के साथ क्या कर सकते हैं। पहली बात तो सीए के साथ आप नॉर्मली बीकॉम कर सकते हैं। जब फाउंडेशन देते हैं तो आप बीकॉम रेगुलर कर सकते हैं, कोई आपको पाबंदी नहीं है। जब उसके बाद आप इंटर का एग्जाम देते हैं तो इंटर का ग्रुप 1 क्लियर होते ही आप ट्रेनिंग यानी कि आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो आर्टिकलशिप अंडर सीए, किसी सीए फर्म के अंडर में आप ट्रेनिंग लेते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप आर्टिकलशिप शुरू करना चाहते हैं तो नॉर्मल टाइम इसका 10 से 5 होता है, नॉर्मल टाइम, कहीं पर कम ज्यादा भी होता है, ज्यादा भी हो सकता है इससे। तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि बीकॉम आप रेगुलर कर रहे हैं और प्लस ये भी कर रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है, कैसे पॉसिबल है, तो ये इलीगल हो जाता है। इलीगल होने की वजह से लोग कहते हैं कि बीकॉम रेगुलर अलाउ नहीं है, लेकिन एक फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म नंबर मैं भूल गया, अभी वो ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, है या नहीं है, अभी अपडेट होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कि आईसीआई वाले फॉर्म भरवाते हैं। इसमें आप ये कहते हैं कि कॉलेज वाले अगर साइन कर दें कि आप कॉलेज जाते हैं 7 से 9:30 और आपकी सीए फॉर्म आपको कह दे कि आप 10 से 5 आते हैं, तो आप जस्टिफाई कर देंगे कि आप रेगुलर कॉलेज भी कर रहे हैं और आर्टिकलशिप भी कर रहे हैं, तो जस्टिफाई हो जाएगा कि एक शहर में आप आधे घंटे में अपने सीए फॉर्म में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, या जो भी टाइम है दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाए आधे घंटे का, और ये जस्टिफाई कर सकते हैं, तो रेगुलर अलाउ है, अदरवाइज रेगुलर अलाउ नहीं है, प्राइवेट ही करनी पड़ेगी बीकॉम। ठीक है ना, नहीं तो एक ऑप्शन हो रहा है, कुछ लोग, कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स में क्या काम किया कि उन्होंने बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले लिया डीयू में।
ठीक है ना। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में है, SRCC में है, हंसराज में है, एंड श्यामलाल कॉलेज में है, भगत सिंह कॉलेज में, जो DU से बीकॉम कर रहे हैं प्लस वो CA भी कर रहे हैं। तो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि DU वाले कॉलेज का जो टाइम है तो फिक्स रहेगा, वो क्यों लिख के देंगे कि 7 से 9 ही आते हो आप, ठीक है ना। तो बच्चों ने क्या किया, फाउंडेशन किया, बीकॉम इधर चल रही है, बीकॉम इधर चल रही है, अच्छे कॉलेज से मान लो पढ़ने का मन है, फाउंडेशन किया, फिर उन्होंने CA इंटर के दोनों ग्रुप कर लिए और आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं करी। CA इंटर हो गए, आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं करी इन्होंने। अब आर्टिकलशिप स्टार्ट अगर नहीं करी है तो क्या करेंगे वो, बीकॉम इधर पूरी होगी, बीकॉम इधर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, जब वो कंप्लीट हो जाएगी, बीकॉम जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद वो आर्टिकलशिप ज्वाइन करेंगे। थोड़ा उनको लेट हो जाएगा क्योंकि जब 3 साल की है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, जब वो 2.5 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे उसके बाद वो एलिजिबल होंगे फॉर रजिस्ट्रेशन टू CA फाइनल। CA फाइनल में वो रजिस्ट्रेशन तभी कराएंगे जब वो 2.5 साल की आर्टिकलशिप उनकी पूरी हो जाएगी। वो आर्टिकलशिप जितने लेट शुरू होगी उतनी लेट खत्म होगी, ठीक है ना। तो इस दौरान वो आर्टिकलशिप तो कर नहीं पाएंगे, 2 साल उनके वेस्ट हो जाएंगे या 1.5 साल समझ लो वेस्ट हो जाएगा। तो वो इस दौरान क्या करेंगे, अपनी कोचिंग स्टार्ट कर देंगे फाइनल की, क्योंकि फाइनल में सारे सब्जेक्ट बड़े बड़े हैं, कोचिंग में टाइम लगता है, ठीक है ना। तो उनको थोड़ा सा 1.5-2 साल फालतू लग जाते हैं अगर आपको बीकॉम ऑनर्स भी साथ में लेके चलना है, रेगुलर लेके चलनी है या बीकॉम रेगुलर लेके चलनी है, ठीक है ना। और जो प्राइवेट कर रहे हैं उनको तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फाउंडेशन, इंटर, फिर आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी और 2.5 साल पूरे होते ही फाइनल में रजिस्ट्रेशन करेंगे और फाइनल का एग्जाम दे देंगे। और बीच में छोटी छोटी ट्रेनिंग है, कुछ कंप्यूटर की है, कुछ मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, वो सब हो ही जाएंगी, ठीक है। मिल गया आंसर? अच्छा, यस सर। सर हमें जो मतलब सीए की बीकॉम वगैरह करनी है वो कॉलेज, अच्छे कॉलेज से करनी चाहिए या फिर नॉर्मल कॉलेज भी चलेंगे उसके लिए? सारे कॉलेज अच्छे होते हैं। देखो हमारा पढ़ने का स्टाइल क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। पहली बात तो हमारे मार्क्स का तो कोई पैटर्न रहा नहीं है। CBSE क्या पैटर्न रखती है उसके बेस पे एडमिशन का क्या क्राइटेरिया होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एडमिशन का क्राइटेरिया ये एंट्रेंस एग्जाम रखेंगे जितने भी कॉलेज रखेंगे। फिर आप बाहर एडमिशन लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, घर वाले भेजना चाहते हैं नहीं भेजना चाहते हैं, वो सब चीजें मायने रखती हैं, ठीक है ना। अब मैं कहूँ कि DU में ही करना है ना, लेकिन रिस्क कितना है, प्लस DU आना जाना, टाइम मैनेजमेंट, CA की कोचिंग, CA की पढ़ाई, CA की क्लास, वो सब चीजें बहुत आपके लिए बर्डन हो जाएगा। अगर CA करने का बिल्कुल फिक्स है और आपने पूरा दृढ़ निश्चय कर रखा है और मुझे पता भी है कि आप बहुत एलिजिबल भी हो, आप कर पाओगे CA, ठीक है। तो आपको ज्यादा चार्म बीकॉम का नहीं रखना है, बीकॉम आपको लोकल कॉलेज से ही करनी चाहिए, क्योंकि CA की टोटल जो कोचिंग है वो ऑनलाइन है। सारे इंडिया के टीचर्स दिल्ली में भी अवेलेबल है, मुंबई में भी अवेलेबल है, चंडीगढ़ में भी अवेलेबल है और अपने शहर में भी अवेलेबल है, ठीक है। फिर फर्क क्या है, फर्क सिर्फ फीस का है। बड़े शहरों में फीस और ज्यादा है, छोटे शहरों में पूरी फीस कम है। हाँ, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव के रेट वही रहते हैं, लेकिन सेंटर पे जाके कोई क्लास देखता है तो उसके प्राइसेस, उसकी फीस कम हो जाती है और सुविधाएं अपने छोटे शहर में ज्यादा होती हैं, बड़े शहरों में वो सुविधा नहीं रहती है चक्कर का। तो इसलिए बड़े शहर की तरफ चार्म नहीं करना चाहिए अगर आपको CA करनी है तो, मेरा मानना है। सब कुछ आपके शहर में है, ट्रेनिंग, कोचिंग, हर तरह की गाइडेंस, हर टीचर, हर क्लास, सब कुछ अवेलेबल है, तो काम का क्यों भटकना। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। और CA में, CS में, CMA में, SSC और बैंकिंग, रेलवे, इन सब की क्लास कैसे लेनी है, कहां से लेनी है, क्यों लेनी है, कब लेनी है, उसके लिए मेरे पास 100% नॉलेज और गाइडेंस अवेलेबल है। कोई बच्चा कभी भी व्हाट्सएप करके, कॉल करके पूछ सकता है, कॉल ना उठे तो व्हाट्सएप कर सकता है और टाइम मिलने पे मैं कॉल करके या मैसेज करके रिप्लाई कर दूंगा। वो आपका पैसा और मेहनत दोनों बचाएगा जो गाइडेंस में दूंगा,
इवन एसएससी बैंकिंग की तो जैसे कुछ बच्चे कहते हैं हम पारी के बाद ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का शुरू कर सकते हैं, तो आपको पता नहीं होगा सिर्फ 300 रुपए में बहुत बढ़िया कोचिंग, इंडिया की बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग, 3 महीने की ऑनलाइन कोचिंग मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है, सिर्फ 300 रुपए में। नॉलेज ही नहीं होती, लोग इसी के लिए 10-10 हजार रुपये खर्च कर देते हैं। तो वही चीजें मैं बताता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी, नॉलेज, गाइडेंस में रहो और फायदे में रहोगे हमेशा, सीए में भी, सीएस में भी, सीए में भी, इन सब में। और भी कुछ पूछना हो तो जो मुझे नहीं पता होगा चाहे मैं एक्सपर्ट से पूछ के बताऊंगा, लेकिन आपको सही गाइडेंस दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो आज इतना ही है, फिर कुछ क्वेरीज होंगी तो उनके लिए क्लास होल्ड रहूंगा बाद में। ठीक है, बाय बाय।